हाँ जी, कैसे हो सब? आज की वीडियो थोड़ी लंबी, थोड़ी डिटेल में रहने वाली है क्योंकि एज ओनर ऑफ होंडा एलिवेट लास्ट 4 मंथ्स और मोर देन 6500 किलोमीटर्स कार ड्राइव करने के बाद आज थोड़ा डिटेल्ड रिव्यू इसके बारे में देने वाला हूँ। काफ़ी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बहुत शॉर्ट में कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करूँ, लेकिन पॉइंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बट अगर आप होंडा एलिवेट खरीदना चाहते हैं या इस सेगमेंट में कोई और कार भी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये सब पॉइंट्स ज़रूर हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि आपको होंडा एलिवेट या इस सेगमेंट की कार लेनी चाहिए या इसके बारे में एज ओनर मेरा जो ओपिनियन है उसके हिसाब से। तो इस सेगमेंट में अगर आप कोई भी कार खरीदना चाहते हो, स्पेशली अगर होंडा एलिवेट खरीदना चाहते हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब कुछ है ना, और जो कमियां भी हैं। तो राइट अवे शुरू करते हैं। पहले फ्रंट पार्ट, फ्रंट ग्रिल के बारे में बात करेंगे, फ्रंट प्रोफाइल जो कार की है उसकी बात करेंगे, साइड प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल, एंड देन हम इंटीरियर्स पे आएंगे। एंड आई विल ट्राई टू मेक इट क्विक, राइट? पहले तो फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करें तो फ्रंट ग्रिल जो इसकी है वो वाकई में इसकी यूएसपी है। कोई भी बंदा जब इस कार को देखता है तो फ्रंट ग्रिल की तारीफ ज़रूर करता है। सबके अपने अपने ओपिनियंस रहने वाले हैं, किसी को कार अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। बट ये फ्रंट ग्रिल और जो फ्रंट प्रोफाइल कार की है उसके बारे में आज तक एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया यार। और स्पेशली सेकंड पार्ट, फ्रंट प्रोफाइल में जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प आ जाता है इसका, तो वो जो ओवरऑल हेडलाइट सेटअप है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, एलईडी प्रोजेक्टर, फॉग लैंप्स वगैरह सारा कुछ, तो हाई बीम का थ्रो बहुत अच्छा है। और अगर हम लो बीम की भी बात करें तो लो बीम का थ्रो काफ़ी वाइड है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो एज अ ब्लेंड ऑफ इट वो बहुत अच्छा एक आउटपुट निकल के आता है। तो फ्रंट प्रोफाइल में फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट्स, वैसे दिखने में भी हेडलाइट सेटअप फ्रंट से बहुत अच्छा लगता है। एंड जो हाई बोनेट प्लेसमेंट है वो तो वो पहले दिन से जब सिर्फ रिव्यूअर्स रिव्यू दे रहे थे तब से इसका बोनेट जो व्यू है उसकी तारीफ हो रही थी। तो इसकी हाई बोनेट प्लेसमेंट होने की वजह से वो बोनेट व्यू एज अ ड्राइवर या एज अ पैसेंजर ऑल्सो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो वाकई में बहुत अच्छी फील आती है बोनेट व्यू उसकी वजह से। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस मिल रहा है कार को बिकॉज ऑफ हाई बोनेट प्लेसमेंट। सो इन चीज़ों की वजह से जो ओवरऑल फ्रंट लुक है, जो फ्रंट प्रोफाइल है कार की, वो बड़ी अच्छी तरीके से अप्रिशिएट हो रही है। इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। फ्रंट प्रोफाइल से किसी को भी अभी तक कोई ड्रॉबैक या कमी कोई फील नहीं हुई है। एज ओनर वाकई में अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको बता रहा था 6500 प्लस किलोमीटर चल चुकी है कार। और अभी 2 दिन बाद मैंने फिर ट्रैवल करना है तो 7000 प्लस किलोमीटर निकल जाएगी आफ्टर 2 डेज। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें, साइड प्रोफाइल पे सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की जाती है वो है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, यूजफुल भी रहती है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। कई बार वैसे पैचेस आ जाते हैं रोड्स के, और ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद भी जो इसकी स्टेबिलिटी है कार की वो भी बहुत अच्छी है। तो ग्राउंड क्लियरेंस पहली चीज़ है जो नोटिस होती है और जो अच्छी चीज़ है अकॉर्डिंग टू दिस सेगमेंट या अदरवाइज भी इंडियन रोड कंडीशंस पे कार चलाने के लिए। और साइड प्रोफाइल से जब हम कार को देखते हैं साइड से, तो 17 इंच जो एलॉय टायर्स का सेटअप है इसका, तो वो एलॉयज और टायर्स भी बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करते हैं कार की ओवरऑल बॉडी को, कार की चैसी को। अगेन जो साइड मिरर्स हैं, ORVMs जो हैं बाहर के रियर व्यू मिरर्स, वो भी, उनका भी साइज बढ़िया है, बड़ा साइज है इनका। और वो ठीक है, रियर व्यू कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ाते हैं और अदरवाइज देखने को भी अच्छे लगते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू साइड प्रोफाइल ये चीज़ भी नोटिस होती है और बहुत बढ़िया लगते हैं कार की बॉडी के हिसाब से। एंड जो रियर डोर है, स्पेशली फ्रंट डोर, तो चलो एज ड्राइवर हम हमेशा उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। बट जो रियर डोर है, काफ़ी बड़ा डोर है, जो पीछे वाला डोर खुलता है, वो बड़ी बड़ी मैसिव स्पेस मिलती है एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। अगेन दैट्स अ गुड थिंग, नोटिस होती है चीज़ और अच्छी चीज़ है। देयर इज़ नो अननेसेसरी या ओवरलोडिंग ऑफ कर्व्स एंड स्टाइलिंग। तो जब हम साइड से कार को देखते हैं, वो अननेसेसरी कर्व्स या वैसी चीज़ स्टाइलिंग के लिए नहीं रखी गई जिस वजह से कार सिंपल भी लगती है, सिंपल लगती है येट कूल डिज़ाइन लगता है। तो वो ओवर, अननेसेसरी ओवर भी नहीं कर रखा और बहुत कम भी नहीं है। तो वो बड़ा एक ना सही है, बड़ा बड़ा बैलेंस्ड सा डिज़ाइन लगता है साइड से।
एंड रूफ रेल्स जो हैं इसकी वो फर्दर इसकी स्टाइलिंग को एनहांस करती हैं। एंड उसके अलावा जो ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल है वो सबको ही अच्छी लगती है। सो इट इज़ लव्ड बाय वन एंड ऑल। अब हम आते हैं बैक प्रोफाइल पे। अगेन इस पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि इंटीरियर और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उस पर ज़्यादा बात करनी ज़रूरी है। बैक प्रोफाइल पे अगेन वो जो रियर लाइट्स हैं वो बहुत बहुत बढ़िया सेटअप है। रियर लाइट्स का जो बैजिंग है वो बड़ी स्टैंड आउट करती है, जो होंडा का बैज है एच लिख के। और उसके अलावा वो जो कनेक्टेड वो रिफ्लेक्टर लाइट रहती है जो थ्रू आउट द बूट जो चलती है, वो भी सही लगती है। उसकी वजह से वो जो रियर डिज़ाइन है कार का वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके अलावा रियर वाइपर, वॉशर अच्छे फीचर्स हैं, अच्छी चीज़ है। रियर वाइपर तो अक्सर कार्स में होता है, वॉशर नहीं होता, तो वो भी इसमें है। दैट्स अ गुड पार्ट। एंड देन ओवरऑल एक बड़ी सेटिस्फैक्ट्री फील है। तो अभी तक हमने बात करी इसकी फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल के बारे में। इसके बारे में ज़्यादातर कोई भी देखेगा तो अपना ओपिनियन सेट कर सकता है ना। तो लेकिन अब इंटीरियर्स जो हैं उसके रिलेटेड बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम विद टाइम यूज़ करने के बाद हम अडेप्ट करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं, और चीज़ों का धीरे धीरे हमें पता लगना शुरू होता है, हम उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं ना। अब इंटीरियर की बात करते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस के बारे में एंड ड्रॉबैक्स और जो कुछ भी फील होता है साथ साथ में बात करते रहेंगे। जो कार की इंटीरियर में सबसे पहली चीज़ आती है ड्राइवर सीट। जो ड्राइवर सीट है उसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि मुझे क्या क्या इश्यूज फील हो रहे हैं एज ओनर ऑफ एलिवेट। जब रेगुलरली चलाते हैं, सिर्फ टेस्ट ड्राइव पे कुछ चीज़ें नहीं क्लियर होती, तो एज ओनर मुझे क्या क्या चीज़ें फील हो रही थी वो मैंने उस टाइम पे बताया था। विद टाइम आई हैव एडजस्टेड विद द ड्राइवर सीट। ये कहना ज़रूरी है बिकॉज शुरू में वो कंफर्ट कहीं ना कहीं जा रहा था कुछ चीज़ों की वजह से। अब विद टाइम वो मतलब मेरी हाइट ज़्यादा है, एक तो उसकी वजह से अंडर थाई सपोर्ट कम फील हो रही थी, और वो जो इन IRVM है उसके बारे में भी मैंने बताया था कि उसकी वजह से एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है। तो अब वो चीज़ें सही लग रही हैं। अब कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं फील हो रही है। सो नाउ आई एम मोर कंफर्टेबल विद द ड्राइवर सीट। अब वो इश्यूज इतने ज़्यादा फील नहीं होते हैं मुझे। नेक्स्ट थिंग, जो जब हम एंटर करते हैं, एक तो वो वेलकम एनिमेशन बहुत बढ़िया फील होती है जब भी कार में हम बैठते हैं। तो वो जो स्क्रीन की क्लैरिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। वो एज ड्राइवर हमें भी फील होती है, एज पैसेंजर कोई साथ में बैठा हुआ भी देखता है। रियर व्यू, वो जब कैमरा ऑन होता है, रियर कैमरा, रिवर्स गियर डालने पे, लेफ्ट इंडिकेटर देने पे, जब वो लेन वॉच कैमरा चलता है, तो स्क्रीन क्लैरिटी बहुत बढ़िया है रियर कैमरा की, लेन वॉच कैमरा की। अदरवाइज भी अगर हम उसके ऊपर सॉन्ग्स या नेविगेशन देख रहे हैं तो वो ओवरऑल जो क्लैरिटी है बहुत बढ़िया है स्क्रीन की। दैट इज़ वर्थ प्रेजिंग, वो मेंशन करना ज़रूरी है। बोनट व्यू की मैंने पहले भी बात करी फ्रंट प्रोफाइल के टाइम पे, जब हम एज ड्राइवर सीट पे बैठते हैं, वो बोनट व्यू यार बहुत ही सही लगता है, वो तो वाकई इंप्रेसिव है। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज, वो छोटी छोटी ना हेयर एंड देयर जो स्पेसेस रहती हैं, so वो बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जांपल कार में फोन्स रख रहे हैं, बॉटल्स साइड पे रखनी है, सामने सेंटर कंसोल में वायरलेस चार्जिंग नहीं भी है तो भी अगर फ़ोन वहाँ पे रखना है, तो ये हेयर एंड देयर जो प्लेसेस दे रखी होती हैं ये यूजफुल है। एंड स्पेशली जो फ़ोन रखने की दो जगह है सेंटर कंसोल में, हैंड ब्रेक के, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, वो बढ़िया चीज़ है। मेरे पास हमेशा दो फ़ोन्स होते हैं ट्रैवल कर, जब भी मैं कर रहा होता हूँ, तो मेरे दोनों फ़ोन्स बड़े हैंडी लोकेशन पे रखे हुए होते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। और वो ठीक है, सनरूफ है तो इट्स अ गुड थिंग, स्मॉल सनरूफ है, पूरी पेनोरमिक नहीं है, बट एनीवेज वो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर कोई नहीं है। मेरा सनरूफ कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी कार लेने के लिए। सो अगेन सनरूफ इज़ अ गुड थिंग टू हैव, ठीक है, इट्स देयर। अब कार के इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं तो रियर सीट्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बंदा जो पिछली सीट पे बैठता है, वो एक मैसिव लेग रूम जो मिल रहा है पीछे वाली सीट पे, वो सभी तारीफ करते हैं उसकी। वो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो उसको नोटिस ना करे। तो रियर सीट कंफर्ट, उसका लेग रूम जो है वो दैट इज़ बियॉन्ड अमेजिंग। अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्तों के साथ ही था, यहाँ मोहाली में आए हुए थे, एंड उन्होंने भी, मेरा मेरा जो फ्रेंड है वो, उसकी हाइट है 6 फुट 2 इंच, और वो मेरी सीट की पिछली सीट पे बैठा था। तो मैं एज अ ड्राइवर जब ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल मैक्सिमम पीछे की तरफ सीट कर रखी होती है, उससे पीछे सीट जा नहीं सकती ड्राइवर सीट। अब मेरे पीछे भी अगर 6 फुट 2 इंच का बंदा बैठ रहा है रियर सीट पे, तो वो भी कह रहा है कि यार लेग रूम बहुत है, नी स्पेस, मतलब बैठने के बाद भी सामने जगह है नीज के आगे, वो सीट्स के साथ भिड़ नहीं रही हैं उसकी टांगे।
तो वो एक ऑब्वियसली अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है फिर। सो रियर सीट का कंफर्ट, लेग रूम, सारा कुछ बहुत बढ़िया है एलिवेट में, अमेजिंग। एंड देन इंटीरियर्स में जो कार का बूट स्पेस है, अगेन उसमें भी जितना मर्जी आप लगेज रखो, बेस्ट इन क्लास स्पेस है लगेज के लिए। सो ओवरऑल इंटीरियर्स में भी ठीक है। जो कुछ कमियां हैं, मैंने पहले एक प्रॉब्लम्स की वीडियो बनाई थी, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर डिटेल में प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसमें सब कुछ मेंशन कर रखा था। बट यस, ओवरऑल अगर हम बात करें आउट ऑफ 100 अगर पॉइंट्स देने की बात करें तो मेजॉरिटी 80% 90% हम पॉजिटिव्स की ही बात करेंगे। परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती है। बट यस, इंटीरियर्स में अगर कोई थोड़ी बहुत कमियां रहेंगी भी, जैसे मैंने कहा ड्राइवर सीट पे अंडर थाई सपोर्ट कम फील होती है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ माई हाइट। अगर कोई 5 फुट 10 इंच का भी मेरा दोस्त कार चलाता है तो वो कहता है यार तू क्यों अंडर थाई सपोर्ट की बात करता है, मुझे तो नहीं कमी फील होती कोई। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं कुछ चीज़ें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब हम परफॉर्मेंस पे आते हैं। ਹੁਣ तक मैं मेरे ख्याल 16-17 वीडियोस बना चुके हैं होंडा एलिवेट ਦੀਆਂ। एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोज हैव बीन अकॉर्डिंग टू माई ओन ओनर्स एक्सपीरियंस। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, टू शेयर द एक्सपीरियंस एज ओनर ऑफ द कार, सो दैट अगर आप कार खरीदना चाहते हो तो आपको क्लैरिटी रहे कि एक ओनर क्या फील कर रहा है। ठीक है ना। तो अब एज ओनर मुझे इसकी अभी तक की परफॉर्मेंस कैसी फील हो रही है वो आप सबके साथ शेयर करना जरूरी है। फर्स्ट थिंग, पिकअप इज ग्रेट। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ पिकअप कि मैं कहूँ कि जब भी मैंने कार में बैठना है स्पीड एंथुजियास्ट की तरह मुझे हर बार पिकअप चाहिए, वैसा वाला मेरा मैं ड्राइवर नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कार भगाता नहीं हूँ, राइट। तो अगर आप जनरली एक्सेलरेट कर रहे हैं, अदरवाइज भी कोई वैसी सिचुएशन बन जाती है छोटी रोड्स में, सिंगल लेन जो रोड्स रहती हैं वहाँ पे कई बार सामने स्लो ट्रैफिक चल रहा है, हमें ओवरटेक करना है, उतनी ही जगह मिल पाती है, उतना ही टाइम मिल पाता है, अच्छी खासी पिकअप है, कोई कोई कमी मुझे आज तक फील नहीं हुई है। अगर वो टर्बो वाला किक चाहिए किसी को तो ऑब्वियसली इसमें नहीं मिलेगा, बिकॉज ये 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इसको कह दिया जाता है इंजन है, विदाउट टर्बो इंजन है इसका। बट येस, पिकअप फील्स ग्रेट। अंडर पावर्ड तो 1% भी कहीं पे कार फील नहीं होती है। पहाड़ों पे भी ले जाके देख ली, मैंने वो रिव्यू भी शेयर किया था इसके ऊपर जब हम रिवर फ्रंट वाली साइड पे गए थे। बहुत कुछ ट्राई कर दिया कार के साथ यार, ज़्यादा पैसेंजर्स, फुली लोडेड बूट एंड सब कुछ। अंडर पावर्ड बिल्कुल नहीं फील होती है। टर्बो वाला किक मिस करोगे अगर आप स्पीड एंथुजियास्ट हो, बट स्टिल वो ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन उतनी बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छी है। कैबिन नॉइज की बहुत बार बात की जाती है। यस, इंसुलेशन कहीं ना कहीं कम फील होती है, स्पेशली जब हम हार्ड ड्राइव करते हैं। अगर एक्सेलरेट कार को कर रहे हैं तब कैबिन नॉइज ज़रूर फील होती है। बट अदरवाइज कांस्टेंट स्पीड्स पे, हाईवेज पे भी, लोकल भी ट्रेवल करते हुए अगर म्यूजिक बंद करके भी कार चला रहे हैं तो ना मुझे कभी फील हुआ है कि कैबिन नॉइज हो रही है, ना मेरे किसी साथ वाले दोस्त ने, पैसेंजर ने कभी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। ਤਾਂ ਕੈਬਿਨ ਨॉइज ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਬਿਨ ਨॉइज ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਿਨ ਨॉइज ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। आई हैव नेवर फेल्ट इट, इट इज़ नॉट एन इशू फॉर मी। एंड स्टेयरिंग रिस्पॉन्स जो कार का है बहुत ही अच्छा है। अगेन अब पॉइंट आउट करनी ज़रूरी है चीज़ें, अगर कुछ नेगेटिव है वो भी, पॉजिटिव है तो भी। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स देयर इज़ नो कंप्लेंट एट ऑल। नेक्स्ट थिंग, माइलेज। इसके ऊपर मैं परफॉर्मेंस रिलेटेड वीडियोस, माइलेज वीडियोस बहुत डिटेल में डाल चुका हूँ। इसमें बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इसमें कवर कर रहे हैं, तो ये ना हो कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाए। तो माइलेज अभी तक की बहुत अच्छी रह रही है। फर्स्ट सर्विस से भी पहले हाईवे माइलेज 17.4 मुझे मिली थी यूजिंग टैंक टू टैंक मेथड, और अभी 19 प्लस की माइलेज मैं ले चुका हूँ हाईवेज पे। और जो लोकल माइलेज है वो अराउंड 13, 13.5, 14 तक मेरी चल रही है। अभी ये पिछले 2 महीने की बात है जब एसी नहीं चल रहा था, ठीक है ना। तो 13 प्लस ही आ रही है जो लोकल माइलेज है। और जो हाईवे माइलेज है वो अभी रिसेंटली मैं लॉन्ग ट्रिप करके आया था, तो उसके बाद आई थिंक मैंने वीडियो डाली भी थी, वो मोर देन 19 उसकी माइलेज गई थी। अब इसके बाद जब भी हम ड्राइव की बात कर रहे हैं तो सस्पेंशन सेटअप की बात करनी बहुत ही ज़रूरी बन जाती है यहाँ पे, बिकॉज
सस्पेंशन इज द थिंग जो कार को स्टेबिलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। सस्पेंशन पे इसके बहुत ज़्यादा काम किया है होंडा वालों ने। ये हमेशा मैं हमेशा रिव्यूअर्स का थैंक्स करता हूँ पहले तो, जिन्होंने शुरू में कार रिव्यू की थी और उन्होंने इस बात को बहुत बार पॉइंट आउट किया था कि सस्पेंशन सेटअप बहुत बढ़िया है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद वो बॉडी रोल या वैसी चीज़ें हमें फील नहीं होती। ऑब्वियसली जब हम एट एन एंगल स्पीड ब्रेकर से या पॉट होल्स में से क्रॉस कर रहे हैं किसी वैसे बैड पैचेस से, तो वो तो फील होती है। कार जिमें आप पंजाबी कहने कार डोल दी है, कार उतनी स्टेबिलिटी नहीं होती कार की। बट इतनी ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद आपको सस्पेंशन सेटअप बहुत बढ़िया मिलता है यार, जो आपको ना इतना ज़्यादा बॉडी रोल या इतना वो बम्प्स फील नहीं होने देता कार में बिल्कुल भी। सो वेन एवर स्पीड ब्रेकर्स या पैची रोड्स हम क्रॉस कर रहे हैं, वो इतना मैसिव बॉडी रोल तो बिल्कुल ही नहीं आपको फील होगा। तो इट इज़ रादर स्टेबल कार, वाकई में स्टेबिलिटी फील होती है कार में। और एक यार रबर बैंड इफेक्ट का बहुत बार जिक्र किया जाता है। ये जो सीवीटी इंजन्स हैं इनके बारे में कहा जाता है कि रबर बैंड इफेक्ट फील होता है, बट मे बी होंडा ने इतना काम किया है, रिफाइंड इतना इंजन बनाया है ओवरऑल, सो वो रबर बैंड इफेक्ट मुझे तो फील नहीं होता उसका। एंड इसकी डिस्क ब्रेक्स के बारे में भी कहा जाता था कि रियर डिस्क ब्रेक्स नहीं है। तो भाई ब्रेकिंग दो तीन बार, पहले 2 बार, हाँ 3 बार तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने की मुझे ज़रूरत पड़ी। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है वैसे टाइम पे, बट कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया कार रुकी, बहुत ही बढ़िया। तो वो कह दिया जाता है कि जी ड्रम ब्रेक्स हैं रियर में, डिस्क होती तो शायद और भी अच्छा होता। एज लॉन्ग एज ब्रेक्स अच्छी लग रही हैं तो भाई चाहे चारों ही ड्रम ब्रेक्स हों, कार की ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट। थैंकफुली मुझे अभी तक वो ब्रेकिंग का भी कोई इशू नहीं आया है। एंड ऑफ कोर्स एसी की कूलिंग, वो जो फ्रंट एंड रियर डीफॉगर हैं, अभी बहुत ज़्यादा फॉगी सीजन था, बहुत धुंध में कार चलाई है, तो फॉग फूग की तो कोई टेंशन नहीं रही। तो ये अदरवाइज जो कार की एसी कूलिंग, हीटिंग एंड ये जो डीफॉगर्स हैं, दे वर्क वेरी फाइन। और जो साउंड सिस्टम है, हाँ साउंड सिस्टम इसका, क्योंकि वो वैसा वाला ब्रांडेड नहीं है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स में उसमें आता है, तो इसमें शुरू शुरू में डाउट था कि हमें आफ्टर मार्केट साउंड सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, सब वूफर सेटअप या बड़े स्पीकर्स बाद में इंस्टॉल करवाने चाहिए। टिल नाउ आई एम फुली सेटिस्फाइड। थोड़ी बेस इंक्रीज कर दो अगर आप वैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं थोड़ा हैवी बेस के साथ, तो साउंड सिस्टम से मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। म्यूजिक की जो साउंड आउटपुट है जो इसके साउंड सिस्टम की, वो ओवरऑल बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से मैं नहीं कभी भी रेकमेंड करता कि कोई मॉडिफिकेशंस करवानी पड़े। अब बात आती है इसकी प्रॉब्लम से पहले एक और बात यार, प्रॉब्लम्स की अब बात करेंगे, अलग से बात करूंगा प्रॉब्लम्स की। बट जो इसकी कार की कटाई है ना, जो हम कहते हैं कि इसका वो जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है कार थोड़ी लंबी है अपनी सेगमेंट के हिसाब से, ठीक है कार का जो साइज है ओवरऑल उस हिसाब से, बट बहुत आसानी से मुड़ जाती है। जो टर्निंग रेडियस है इसका, वो आपको ये नहीं फील होने देता कि अगर मैं किसी स्ट्रीट में, गली में कहीं पे हम गाड़ी लेके चले जाएं तो यार यहाँ से मोड़ेंगे कैसे। तो वो इतनी भी बड़ी कार नहीं है कि हम वैसी जगह पे फिक्र फील करें। और टर्निंग रेडियस अच्छा खासा होने की वजह से, अच्छा खासा कहने का मतलब बहुत कम होने की वजह से कि कम जगह से कार मुड़ जाती है, तो उस साइज़ के हिसाब से हमें वो चीज़ फील नहीं होती कि कैसे कार मोड़ पाएंगे, बढ़िया मुड़ जाती है कार। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस में, ट्रैफिक जैम्स में, पार्किंग स्लॉट्स में, या अपने यहाँ पे लोकल जो सोसाइटीज़ में या कॉलोनीज़ में गलियाँ रहती हैं, वैसी जगह पे गाड़ी ले जानी पड़ जाती है कई बार। बट बहुत बढ़िया निकल आई कार। एक तो जजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है इसकी कार की, चारों तरफ से कैमराज का सेटअप है, रियर कैमरा एंड लेफ्ट लेन वॉच कैमरा। तो वो ओवरऑल जो टर्निंग रेडियस के साथ मिलके ये सारा कुछ हमें ये कार को मोड़ना करना, टाइट स्पेसेस में से निकालना बड़ा कंफर्टेबल बना देता है। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग जो एज अ ड्राइवर ऑफ द कार मैंने एक्सपीरियंस करी है। मोर देन 4 मंथ्स, 4 महीने से ज़्यादा हो गए कार चलाते हुए, और मैं आपको बता रहा हूँ अभी 2 दिन तो 7000 वाला ही क्रॉस हो जाएगा। अब तो जब निकलेंगे तो लंबी चलेगी कार। सो अभी तक एज ओनर ऑफ द कार जो कुछ मैंने फील किया, आई रियली वांटेड कि आपके साथ शेयर करूं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, जो पहले भी डिस्कस करी, अभी भी एज ओनर ऑफ एलिवेट जो मैं फील कर रहा हूँ साथ साथ में। तो यार प्रॉब्लम्स में जो सबसे पहली बात करनी ज़रूरी है वो है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। अब जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये भी मैं बता दूं कि प्रॉब्लम्स बहुत सी इसमें ऐसी हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ एज ओनर मुझे नहीं फील हो रही, वो एज ओनर ऑफ एलिवेट बहुत से लोग फेस कर रहे हैं, राइट।
सो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम की। कई बार एंड्रॉयड ऑटो, वो जो एप्पल कार प्ले ऑटो रहता है, कई बार तो वो कनेक्ट ही नहीं होता। कई बार ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने के बाद वो थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सबने फील करी है। मैंने पहले प्रॉब्लम्स के टाइम पे बहुत डिटेल में इसकी अलग से भी वीडियो बना के डाली थी। तो सिस्टम अंडर वारंटी होने की वजह से चेंज करवा दिया गया था, वो भी मैंने बता दिया था। तो होंडा इस चीज़ में फुल मार्क्स फॉर होंडा, कि अगर प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने कहा आप अंडर वारंटी इसको चेंज करवा सकते हो सिस्टम को, वो उन्होंने चेंज करवा दिया। लेकिन ये उसके बाद भी इशू फुली रिजॉल्व नहीं हुआ है, राइट। तो इसका जो वो जो इशू है डिस्कनेक्ट होने का या कनेक्ट ना होने का इंफोटेनमेंट सिस्टम में, तो वो अभी भी है। अब पहले से कम है, पता नहीं उस पर क्या चेंजेस आए हैं, क्या हुआ। तो अभी भी कई बार एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट नहीं होता और कई बार चलती हुई कार में डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो अभी पहले से तो मेरे ख्याल 70% कम हो गया होगा वो इशू, बट कभी अभी फुली रिजॉल्व नहीं हुआ है, ये मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। तो और हाँ, और कनेक्ट होने के बाद ना, जब एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो जाता है, उसके थोड़ी देर बाद अगर पहली कॉल आ रही है आपको कोई, तो वो कॉल आपको रिंग सुनाई देती है, स्क्रीन पे कॉल शो नहीं होती, या कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है अपने आप पहली 1-2 बार। तो ये कुछ इश्यूज हैं एंड्रॉयड ऑटो इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ना इसके। और इसका फ्यूल टैंक ना छोटा है, मेरे ख्याल से इसका फ्यूल टैंक बड़ा होना चाहिए था। तो 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। अगर कार माइलेज अच्छी भी दे रही होगी ना, तो भी थोड़ी देर बाद जब हमें दोबारा जाना पड़ जाएगा फ्यूल डलवाने के लिए या कुछ, तो हमें ये फील होगा कि यार दोबारा चक्कर लगाना पड़ गया, चाहे माइलेज अच्छी भी आ रही है, क्योंकि फ्यूल टैंक छोटा है। तो फ्यूल टैंक बड़ा होना चाहिए था यार इसका, है ना। और नेक्स्ट थिंग, ये मैंने पहले भी मेंशन करी थी, ये जो डिस्टेंस टू एम्प्टी आता है ना स्क्रीन के ऊपर, एमआईडी के ऊपर, वो माइलेज के हिसाब से अपडेट नहीं होता। अगर आप टैंक टू टैंक मेथड के हिसाब से भी, अगर आपने अभी टैंक फुल करवाया कार का और कार माइलेज शो कर रही है आपकी लेट से 19 से की, या 19 से भी ज़्यादा की, फिर भी वो जो फ्यूल रेंज है वो 500 540 ऐसे दिखाता रहता है, जबकि वो तो 600 पार 700 तक जानी चाहिए अगर इतनी माइलेज आ रही है तो वो अपडेट नहीं होता, पता नहीं क्या चक्कर है इसका। ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कार में तेल तो है ना, कार तो चल ही रही है, बट वो हमें वो एहसास नहीं होने देता, फील नहीं होने देता कि वाकई अभी फ्यूल डलवाने में बहुत टाइम पड़ा हुआ है। वो फील नहीं होने देती वो चीज़। नेक्स्ट थिंग, जो ड्राइवर अंडर था ये सपोर्ट है, और जो IRVM का इशू मैंने पहले बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, वो तो है ही, बट दैट इज़ स्पेसिफिक टू हाइट। अगर हाइट ज़्यादा है तो आपको ड्राइवर सीट कुछ हद तक कंफर्टेबल नहीं लग पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया इसके ऊपर, जो फिटिंग है ना, ये विंडोज़ की शीशे जो हैं कार के, ये लूज़ हैं यार। ये इनको जब तक हम बंद रख रहे हैं तब तक ठीक है, बट अगर खुले आधा शीशा खोल के आप दरवाज़ा बंद करते हो, आपको फील होता है यार कि शीशा खड़क रहा है। वो इतनी इतनी मजबूत फिटिंग नहीं करी है इन्होंने। वो चीज़ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो पूरी विंडो हिल सी जाती है इसकी उसमें। और इसमें पैनल गैप्स हैं, स्पेशली जब जैसे हम रियर डोर और चेसी के बीच में जो गैप है ना, जब भी कार साफ करनी है आपने, आज कार साफ कर दो, कल परसों दोबारा आप कार साफ करने लगोगे, आप दरवाज़ा खोलोगे, उसके अंदर आपको पैनल पे शरेआम डस्ट नज़र आएगी कार के अंदर। तो वो पैनल गैप्स हैं, इवन बूट में भी, डिक्की में भी, जब हम डिक्की खोलते हैं, डिक्की की जो साइड स्पेसेस हैं, तो वो पैनल गैप्स हैं कार में ना, डिज़ाइन में वो फ्लॉज हैं कहीं ना कहीं। और जो सिरेमिक कोटिंग मैंने कार की करवाई थी, उसके बाद भी कोई इतना खास फ़र्क अब लॉन्ग टर्म में फील नहीं हो रहा। मतलब चलती हुई कार में भी अगर बारिश हो रही है, तो जैसे हमें कहा जाता है ना कि बूंद तो टिकेगी नहीं भाई सिरेमिक कोटिंग के ऊपर, चलती हुई कार, बारिश हो रही है, चलती हुई कार पे भी शरेआम दिख रहा है कि बारिश की बूंदें हैं, पड़ी हुई हैं वहाँ पे। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो वो अब कार का ओवरऑल डिज़ाइन फ्लॉ या वैसा कुछ नहीं कह सकते, बट अब सिरेमिक कोटिंग पे 100% मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूँ। और एक बात मैंने उस टाइम पे डिस्कस करी थी कि बोनट का जो ड्रॉप है ना, बोनट काफ़ी हाइट से बंद करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। पता नहीं क्यों, बट नज़दीक से जाके अगर हम बोनट बंद करना चाहें, ड्रॉप करना चाहें, तो बोनट बंद नहीं होता। तो क्योंकि वो हाइट से ड्रॉप करके फेंकना पड़ता है एक तरह से ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है एज ओनर ऑफ अ कार। आप डेलिकेटली डील करते हो व्हीकल्स के साथ, तो वो फेंकने वाली बात हो जाती है बोनट को। तो दैट इज़ अनदर थिंग जो जो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो प्रॉब्लम सी फील होती है।
और जो अगली चीज़ है, पहले भी डिस्कस करी थी, हॉर्न साउंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी साउंड नहीं है तो वो साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। बट अगर कार के साइज़ के हिसाब से ये जो इसका हॉर्न है वो इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। हॉर्न साउंड ना अच्छी सी नहीं लगती। वो हर होंडा एलिवेट का ओनर उसे ना फील होता है कि यार हॉर्न थोड़ा बेटर होना चाहिए था, इसका डिफरेंट होना चाहिए था। एंड विद टाइम मुझे ये फील हो रहा है कि जो इसके इंटीरियर के प्लास्टिक्स है ना, उससे भी कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। सो वो हार्ड प्लास्टिक सा फील होता है। ये इंडिकेटर्स, वाइपर्स वाले जितने भी ये जो बटन्स हैं, हेडलाइट एडजस्टर भी वो है जो नीचे रोलर सा लगा हुआ है। तो ये बड़ा प्लास्टिक पोर्शन जो है ये ना वो प्रीमियम फील नहीं देता जो प्लास्टिक पोर्शन है। अदरवाइज हम कार में बैठते हैं तो बहुत अच्छी फील आती है, प्रीमियम फील है। वो अच्छा है सारा कुछ, बट स्टिल वो प्लास्टिक पोर्शन जहाँ पे भी आता है ना, वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ फील होता है। और यार, अब वीडियो ख़त्म करने से पहले पहले तो 2-3 दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा जो वीडियोस के थ्रू, होंडा एलिवेट के रिव्यूज़ के थ्रू मेरे साथ जुड़े हैं ना। एक तो भाई मोहित खन्ना है, हिसार हरियाणा से। तो उन्होंने स्पेशली 3-4 इश्यूज़ मेरे साथ डिस्कस किए और उनकी वीडियोस भी भेजी भाई ने कि ये मेरे फ़ोन का वाईफाई ब्लूटूथ ऑन है, पर ये अब एप्पल कारप्ले से कनेक्ट नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब ये पेयर नहीं कर पा रहा है। एंड नाउ बटन्स आर नॉट वर्किंग। एप्पल ऑटो डिस्कनेक्ट का इशू उनको भी आ रहा था। और फिर स्टीयरिंग कंट्रोल्स काम करना बंद कर रहे हैं उनकी कार में। एंड देन वो वही बात के कॉल उठाने के लिए या कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए बटन काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं फील होता। नई कार देते हैं जब हम। एंड वायरलेस चार्जिंग भी जो उनकी जो एप्पल फ़ोन की थी वो ऑन होल्ड जा रही थी थोड़ी देर बाद। तो वायरलेस चार्जर भी काम करना बंद कर रहा था। ये कुछ इश्यूज़ भाई की कार में आ रहे थे। अभी उन्होंने कहा था जब वो मोहाली आएंगे भाई, मिलेंगे दोबारा जल्दी हम। एंड अनमोल भाई हैं, उनको एंड्रॉयड इशू सेम आ रहा था, वो इन्फोटेनमेंट सिस्टम वाला, कि एंड्रॉयड बार बार वो वायरलेस एंड्रॉयड डिस्कनेक्ट हो रहा था, है ना। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सब बायर्स को, हम सब कस्टमर्स को एक जैसी इश्यूज फील हो रहे हैं, सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम डीलरशिप को, एजेंसी को जाके रिपोर्ट करें। जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक रेजोल्यूशन नहीं हो पाएगा इसका। सो ये बातें भी बतानी ज़रूरी थी कि ये एज ओनर सिर्फ मुझे नहीं फील हो रहा, ये एज ओनर बहुत से लोग हैं जो सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेम इश्यूज आ रहे हैं जिनको। एंड सो अभी कंक्लूजन में, टू एंड द वीडियो, अगर हम ओवरऑल एज ओनर ऑफ एलिवेट अगर मेरे से ओपिनियन लिया जाए, मेरे से पूछा जाए कि ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है कार का, तो आई वुड से ठीक है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। कार के अंदर कमियां डेफिनेटली हैं, ठीक है ना। बट वो कमियां डील ब्रेकर नहीं है। ये मैंने पहले भी प्रॉब्लम्स बताने के टाइम पे बताया था, फिर यही बात कहूँगा कि ओवरऑल जो होंडा ने प्रोडक्ट बनाया है और जिस प्राइस कैटेगरी में ये लेके आए हैं इस सेगमेंट में इसको, तो ये वाकई आप अपनी प्रायोरिटीज़ पहले सेट करें। मेरी प्रायोरिटीज़ क्लियर थी कि पहली बात, मुझे टर्बो इंजन नहीं चाहिए था, इट वॉज क्लियर। सेकेंड थिंग, मैं हाइब्रिड पे अभी नहीं शिफ्ट करना चाह रहा था। आई वॉन्टेड अ नॉर्मल पेट्रोल इंजन, सिंपल। एंड 1.5 लीटर, ऑब्वियसली अगर मैं इससे छोटा इंजन लेंगे तो हमें टर्बो की फील, नीड फील होगी, रिक्वायरमेंट फील होगी टर्बो की। तो बिकॉज आई वांटेड अ 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन, तो उसमें चाहे क्रेटा है चाहे सेल्टस है, इसमें एलिवेट, तो
तो जिस भी कार में 1.5 लीटर इंजन, फर्स्ट थिंग आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं वही कार लेना चाहता था इस इंजन के साथ। सेकेंड थिंग, वो फुल सनरूफ मेरा कभी भी रिक्वायरमेंट में नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी लिस्ट में। और अगेन होंडा की रिलायबिलिटी जो है उसका तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है पेट्रोल इंजन में। तो अपनी प्रायोरिटीज सेट करने के बाद जो मुझे प्रोडक्ट अपने हिसाब से सही लगा मैंने वो लिया, राइट। और मेरे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से ओवरऑल मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट रखें। अगर आप हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये देखने पे टाइम भी मत वेस्ट करो। अगर आप टर्बो इंजन लेना चाहते हैं तो इस तरफ मत जाओ, राइट। तो ये चीज़ें आप पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट रखें, फिर ही कार लेने के लिए जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और अगेन जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि आई एम फुली सेटिस्फाइड। थोड़ी बहुत जो इश्यूज हैं, अब जब भी मैं होंडा की डीलरशिप पे जाता हूँ बहुत अच्छे से चेक करते हैं, देखते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो अगर इश्यूज हैं तो उसको रिजॉल्व करने की भी वो जो प्रोसेस है या काम है वो चल रहा है तो होंडा की तरफ से, दैट्स अ गुड थिंग। वो एक हमें ट्रस्ट फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा होंडा के ऊपर। सो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द कार। कुछ कमियां हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, बस ये है कि कमियां हाईलाइट ज़्यादा हो जाती हैं, पॉजिटिव्स को कहीं ना हम वो पलड़ा भारी हो जाता है नेगेटिव्स का। 10 पॉजिटिव्स एक जगह हों, कमियां एक दो भी हों तो हमें लगता है यार भी कमी तो है। तो भाई कमी तो सब में किसी ना किसी कार में किसी ना किसी तरह की रहेगी। सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट व्हीकल, बट येस इट इज़, जैसे वो टर्म यूज़ की जाती है, नो नॉनसेंस कार। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मेरे पास VX CVT है इसका वेरिएंट। और मैं हर जगह पे कार को लेके जा चुका हूँ, मैं पहले भी बताता हूँ, चाहे अच्छी रोड्स हैं, पैची रोड्स हैं, रिवर साइड, रिवर फ्रंट बोल देते हैं उसको, रिवर साइड, वहाँ पे भी लेके जा चुका हूँ इसको ऑफ रोडिंग की तरह कार को। तो हर तरह की रोड कंडीशंस में, अपहिल भी, सब जगह पे मैं लेके जा चुका हूँ। एंड मैं कहीं पे भी इस कार से डिससेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ कि भाई आज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिली, राइट। सो इसलिए एज एन ओनर ऑफ होंडा एलिवेट, इसको लॉन्ग टर्म रिव्यू भी कह सकता हूँ मैं, अभी 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है तो ठीक है, अभी इतनी पुरानी कार हुई नहीं है कि सालों साल पुराना लॉन्ग टर्म रिव्यू हम दें। बट येस, अभी तक मोर देन 4 मंथ्स, अभी 2-3 दिन में 7,000 किलोमीटर का इसका वो मार्क भी क्रॉस हो जाएगा। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस व्हीकल। और अगर आपको भी ये इतने पॉइंट्स, मेरे ख्याल से मैंने 40+ पॉइंट्स एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं अभी इसमें, तो अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। अगर और कोई भी पॉइंट आप शेयर करना या डिस्कस करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो में उस पर बात करूं। बट अब मैं होंडा एलिवेट की वीडियोस थोड़ी कम बना रहा हूं बिकॉज ज़्यादातर बातें ओवरऑल हो चुकी हैं होंडा एलिवेट के बारे में। बट येस, टाइम टू टाइम, महीने में या 2-3 हफ्ते में एक बार वो अपडेट देते रहना ज़रूरी है ताकि आप सब लोगों को उन जो अभी तक मैंने डिस्कशंस करी हैं उसके ऊपर अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आप होंडा एलिवेट लेने का मन बना रहे हैं अभी, तो मेरे ख्याल से आपको डिले नहीं करना चाहिए। होंडा एलिवेट इज़ एन अमेजिंग पैकेज, बहुत घैंट गड्डी है। मेरे ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ आई एम रियली सैटिस्फाइड। एंड ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਦੇ हैव ऑलवेज बीन सैटिस्फाइड कि यार वाकई बहुत घैंट गड्डी मिली है अपन। सो यस, फॉर फर्दर अपडेट्स मैं आपके साथ कोई और वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा अगर कोई भी अपडेट रहेगी। आपकी तरफ से कोई अपडेट या कोई बात है करने वाली तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिए। एंड होप टू सी यू ऑल वेरी सून। और अगर आपने एलिवेट ले लिया है, रियली होप, रियली एक्सपेक्ट कि यू आर एन्जॉइंग योर एक्सपीरियंस विद द कार। और अगर अभी नहीं ली है होंडा एलिवेट तो बुक करवा दो यार, बहुत अच्छी कार है। अगर कार लेने का मन बन रहा है तो डिले मत करो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो और कार ले लो, कार खरीद लो और गुड न्यूज़ सबके साथ शेयर करो। तो अगली वीडियो में विद मोर अपडेट्स डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो में लेट्स होप जल्दी मुलाकात हो। ठीक है जी, टिल देन टेक केयर, बाय।